English, I welcome you to our topic how to translate into English. ट्रांसलेशन के इस सीरीज के पार्ट 4 में आज हम सीखेंगे बिल्कुल बेसिक से कि ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है और ट्रांसलेशन करने के क्या क्या तरीके हैं। अभी कमेंट सेक्शन में कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कीजिए और हमें बाय एंड बाय बताइए कि ट्रांसलेशन करना किस तरह से हमारे लिए इजी हो सकता है। तो हम कुछ पॉइंट्स बताने जा रहे हैं, आप इनको समझिएगा, इनके एग्जाम्पल्स भी आपको देंगे और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं कुछ पॉइंट्स जो कि ट्रांसलेशन के लिए आपको बहुत ही अच्छे साबित होंगे। देखिए, जब भी आप ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले हमें टेंसेस का पता होना बहुत ज़रूरी है। ये बात आप हमेशा से पढ़ते आए हैं, लेकिन जो टेंसेस हैं केवल टेंसेस को ही आप जान लें ये बिल्कुल सही नहीं होगा। टेंसेस के अलावा बहुत सारी बातें हैं जो आपको जाननी होंगी। टेंसेस के बाद कई बार हमारा सेंटेंस एक से ज़्यादा वर्ब में होता है, तो दूसरे नंबर पर आपको सीक्वेंस ऑफ टेंसेस जानना होगा। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के अंदर क्या होता है कि आपको एक से ज्यादा वर्ब दी जाती हैं और किस कंजंक्शंस के साथ, किस क्लोज में, किस तरह से किस टेंस का किसी दूसरे टेंस पर असर पड़ता है वह आपको जानना होगा। अगर आपको सीक्वेंस ऑफ टेंसेस डिटेल में नहीं आते तो इस पर आपके लिए एक हम अलग वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। हालांकि ये जो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस हैं हमारे चैनल पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड से रिलेटेड, नाउन क्लोज से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं उसमें बहुत सारे कंजंक्शंस ऐसे हैं जो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। कंडीशनल सेंटेंस भी उसमें है, आप वहां से इनको समझ सकते हैं और इनसे रिलेटेड जो लिंक्स हैं हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इसके बाद आपको नॉन फाइनाइट वर्ब्स की स्टडी करनी पड़ेगी। ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं ये आपके पार्टिसिपल्स, जेरेंड और इन्फिनेटिव होते हैं। इसके बाद आपको डमी सब्जेक्ट्स की भी जानकारी होनी चाहिए। ये डमी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं ये आपको सीखने होंगे। डमी सब्जेक्ट्स के बाद आपकी जो वोकैबुलरी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। वोकैबुलरी एक साथ नहीं इंक्रीज की जा सकती। वोकैबुलरी को एक ही बार याद करके परमानेंट माइंड में कैसे सेव करें, इस पर हमने बहुत सारी वीडियोस आपके लिए अपने चैनल पर रख छोड़ी हैं, वहां से आप इनको अच्छे से लर्न कर सकते हैं। स्पेशली ईडियम्स। ईडियम्स एक ऐसी एक्सप्रेशन है, ईडियम्स एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है जिसमें सीधे सीधे कोई बात नहीं कही जाती, जिसको आप जो है मुहावरेदार भाषा कह सकते हैं। तो वहां से आप वोकैबुलरी में आप ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स भी एक आपका वोकैबुलरी का टाइप है। इसमें आपके होमोफोन्स ये अगर आपको याद हो तो आपको क्या होता है कि एक ही जैसे साउंड देने वाले दो वर्ड्स में ट्रांसलेशन के टाइम ये डिसाइड करना आसान हो जाता है विच वर्ड इज सुटेबल टू बी चूजन। तो ये आपके वोकैबुलरी का आपका यहाँ पर एक टाइप आया जो आप सीखे। इससे अलग आपको वॉइस यानी पैसिव और एक्टिव वॉइस भी सीखनी चाहिए, क्योंकि पैसिव वॉइस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप ट्रांसलेशन में वॉइस का यूज नहीं करते, केवल इंग्लिश की एक सेंटेंस में दी गई बात को आप थोड़ा सा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करके लिखकर पैसिव वॉइस बना लें। सिर्फ इतना ही नहीं है, पैसिव वॉइस का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट पैसिव वॉइस में ही ट्रांसलेशन करनी होती है। अगर हम सीधे सीधे बोलें तो ट्रांसलेशन दो तरह से होती है, एक एक्टिव में एक पैसिव में। एंड समटाइम्स इट हैपेंस कि हमें पैसिव वॉइस में ही ट्रांसलेट करना होता है। तो हम बाय एंड बाय इन सभी टॉपिक्स पर बात करेंगे और इन सभी टॉपिक से अलग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, जिसको हम यहाँ पर रेड कलर से दिखाएंगे, वो होता है कोलोकेशन।
कोलोकेशन एक ऐसा पार्ट है ट्रांसलेशन का जिससे हम रूबरू नहीं होते, जिसके हम यूज टू नहीं होते, और ये हमें बहुत परेशान करता है। कोलोकेशन ट्रांसलेशन का एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम अपनी मर्जी से लिटरली वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं। एक सर्टेन एक्सप्रेशन के लिए हमें कुछ बिल्कुल चुनिंदा वर्ड्स का एक ग्रुप ही लगाना होता है। वहां पर हम अपनी मर्जी से कोई भी वर्ड जो उसके मीनिंग से मैच खाता है काम नहीं करता। तो कुल मिलाकर के हम ये कहेंगे कि जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो केवल जो आपके वर्ड मीनिंग्स हैं वो काम नहीं करते, आपको कोलोकेशन, आपके इडियम्स, आपके फ्रेजेस, किसी बात को किसी और तरह से राउंड अबाउट वे में कहना आपको सीखना पड़ेगा। अब हम शुरुआत करते हैं इन सारे पॉइंट्स को लेकर के आपको बिल्कुल बिगिनिंग से ट्रांसलेशन की शुरुआत करने में। यहाँ पर ट्रांसलेशन करने में हमने यहाँ पर दो स्टाइल्स लिखे हैं, एक है लिटरल ट्रांसलेशन और एक है इडियोमैटिक ट्रांसलेशन। सबसे पहले इन दोनों को समझते हैं। लिटरल ट्रांसलेशन का मतलब आप मान लीजिए कि अगर आप हिंदी में कहें तो बिल्कुल अक्षरशः जैसे जैसे आपके वर्ड्स आते हैं उन्हीं वर्ड मीनिंग को आप यूज करते हैं, तो लिटरल ट्रांसलेशन के अंदर आता है। ठीक है, इडियोमैटिक ट्रांसलेशन के अंदर आपका क्या होता है कि इडियम्स यूज होते हैं और बात सीधी सीधी नहीं कही जाती। इडियम्स के अंदर जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो जो वर्ड मीनिंग है वो सेम नहीं होते लेकिन सेंस सेम होता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर अभी एक सेंटेंस लेंगे और उसके अंदर उसको दोनों ही तरह से हम यहाँ पर ट्रांसलेशन करने की कोशिश करेंगे। हमारा जो पहला सेंटेंस है वह यह है कि डीएम का कार्य आसान नहीं है। डीएम का कार्य आसान नहीं है। अब हमें इसको ट्रांसलेशन करना है, तो इसमें हमें क्या करना होगा, तो हम इस तरह से इसको ट्रांसलेट करेंगे। द वर्क ऑफ DM is not easy। तो ये हमारा, हम कहेंगे इसको कि हमने बहुत ही इजीएस्ट वर्ड्स यूज करके सीधा सीधा ट्रांसलेशन कर लिया। अब ये जो एक वर्ड है इजी, इसको हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये हुआ हमारा लिटरल ट्रांसलेशन। लिटरल मीन्स बिल्कुल जैसे जैसे आपके वर्ड्स थे उसको हमने वर्ड मीनिंग को यूज करके ट्रांसलेशन कर लिया। इडियोमैटिक ट्रांसलेशन में इस इजी को आप कहेंगे नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, यानी जो डीएम का वर्क है वो कोई फूलों की सेज नहीं है, वह बिल्कुल फूलों जैसा आसान नहीं है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं इज नॉट अ कप ऑफ टी। अब ये यहाँ पर जो हमने अ कप ऑफ टी यूज किया केवल एक आसान से वर्ड के लिए, तो ये स्मार्ट ट्रांसलेशन के दायरे के अंदर आएगी। जब आप किसी बात को लिख रहे होते हैं तो बार बार अगर कहीं पर आसान आ रहा है और आप इजी वर्ड बार बार रिपीट करते हैं तो अच्छा नहीं होगा। तो इजी के लिए आपने अ बेड ऑफ रोजेस लिखा, फिर आपने अ कप ऑफ टी लिखा, तो ये इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस हैं, ये मुहावरेदार भाषा आपकी हो रही है। ये आपकी साधारण और सिंपल स्टाइल है आपके ट्रांसलेशन की। तो आपने ये बहुत सारे लर्न करने होंगे। अभी हमने आपको पॉइंट्स में बताया था कि आपको इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस यूज करनी होती हैं। अब हम शब्दों के आधार पर लेते हैं। कभी कभी लिखा होता है कि आसान नहीं है और कभी कभी लिखा होता है कि आसान नहीं होती है। तो हम कई बार ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इस होती है के लिए क्या करें। भाई इज आर एम तो है, हूं या हो के लिए हमने यूज कर लिया। अब इस ती का क्या करें, बिकॉज वी ऑलवेज कम टू नो दैट ती कम्स इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट है नहीं। तो ऑलवेज रिमेंबर जिस टेंस के अंदर कोई मेन वर्ब ना दे रखी हो, इट मींस क्या मेन वर्ब आपकी न दे रखी हो और ती है करके कोई चीज आपको एक्सप्रेशन हिंदी में दे रखी हो, तो आप उस पर इज आर एम लगा दें। हमने कहा कौवा काला होता है, तो आप लिख दीजिए क्रो इज ब्लैक। ठीक है, आपने कहा कि पैरेट ग्रीन होता है, तो होता है इज इक्वल टू है।
ऑलवेज है तो आप लिखेंगे पैरट इज ग्रीन। तो वहां ता के जैसे जो सोच है में आप ना फंसे। कई बार जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हमारे माइंड में ये रहता है कि ता का हम क्या करें, लेकिन पूछ नहीं पाते हैं। तो आज से याद रखिए कि इस ता को इग्नोर कर दीजिए, केवल है मानिए, बिकॉज यू डोंट हैव मेन वर्ब। तो जब सेंटेंस में आपके पास मेन वर्ब न हो तो आप इज आरएम का यूज करेंगे। और अगर इसी तरह से आपको दूसरी एक्सप्रेशन आता था तो वहां पर आप वॉज और वर का यूज करेंगे। आप कहेंगे कि जो एलिफेंट्स हैं पुराने जमाने में बहुत ह्यूज हुआ करते थे, तो आप लिखेंगे द एलिफेंट्स वर ह्यूज। आपने मैमथ वर्ड सुना होगा, तो उसको आप वाज वर को यूज करेंगे और वहां पर ता को इग्नोर कर देंगे इन द सेम वे। ठीक है, इसके बाद हम यूज करेंगे हमारे डमी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। डमी सब्जेक्ट्स होते हैं देयर और इट। हमें यह नहीं पता होता कि हम देयर को कहां यूज करें। आपको स्टोरी के अंदर कई बार आता है कि एक राजा था। अब एक राजा था का जो लिटरल ट्रांसलेशन होता है एक राजा था, तो एक राजा था का जो आप ट्रांसलेशन करेंगे तो आप कहेंगे वन वॉज अ किंग। अब यहां पर इसका मतलब हुआ कि ये जो वन है ये किसी का नेम है, और ये जो क्राउन पहन करके बैठ गए साहब, और ये वन जो है राजा बन गए, ना कि राजा एक थे। तो जहां पर हमारे पास प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, जहां पर हमारे पास प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं होता तो हम वहां पर देयर लगाते हैं, देयर वॉज अ किंग। तो हमारा ये ट्रांसलेशन अप्रोप्रिएट हुआ और ये ट्रांसलेशन हमारा रॉन्ग हुआ। दूसरे शब्दों में देयर के यूज के सिलसिले में आप ये बात याद रखें कि जब आप देयर का यूज करते हैं तो किसी वस्तु का, ये नोट कर लेंगे आप, किसी भी नाउन या प्रोनाउन का, अब नाउन या प्रोनाउन के अंदर आपकी वस्तु, व्यक्ति, सभी चीजें आ गई, कहीं पर होना या न होना या न होना मालूम हो या पता चले तो वहां पर हम देयर लगाते हैं। हमने कहा छत पर बंदर है, तो आप कहेंगे देयर इज अ मंकी ऑन द रूफ। तो यहां पर एक पॉइंट और निकल करके आया, जब आपका नाउन वर्ब के पास हो, जब आपका नाउन वर्ब के पास हो तो आप वहां पर देयर का यूज करते हैं। आमतौर से वह खाना लाता है, तो लाता वर्ब है के पास आया, तो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसके पास आपको मेन वर्ब मिली, वह लाता है, वह आया है, वह चला जाएगा। ठीक है, लेकिन देयर वाले सेंटेंसेस में, हिंदी सेंटेंस के एंड में आपको नाउन या प्रोनाउन मिलते हैं। छत पर बंदर है यानी खड़ा है, बैठा है नहीं, बंदर है, तो बंदर कहां पहुंचा, वर्ब के पास, तो आप लिखेंगे देयर इज अ मंकी। तो पहली की आइडेंटिफिकेशन हुई कि नाउन के पास आपका नाउन वर्ब के पास होता है, इसमें प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, और जब जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु का, किसी लिविंग बीइंग का, किसी प्रोनाउन का किसी जगह पर होना या न होना पाया जाए तो आप वहां पर जो सेंटेंस बनाते हैं वह देयर से बनाते हैं। अब इसको हम यहाँ पर अपने दूसरे एग्जाम्पल्स के अंदर देखेंगे। हमने एक सेंटेंस लिया, किसी राज्य में, अब हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, मान लीजिए स्टोरी आ गई, किसी राज्य में एक संत रहते थे, किसी राज्य में एक संत रहते थे। अब यहां पर संत रहते थे को हम रहते थे भी लिख सकते हैं और एक संत थे। ठीक है, तो ये दोनों एक ही बात है। हमें रहने के पीछे नहीं भागना, हमें कुल मिलाकर के उनका जो पास्ट में एग्जिस्टेंस है उस पर बात करनी है। तो आपकी जो ट्रांसलेशन होगी वह होगी, अब संत कहां गई, थे के पास, तो आप लिखेंगे
देयर वॉज अ सेज या सेंट इन अ किंगडम। अब यहां पर आप कहेंगे सर किसी की तो एनी होती है, तो ऑलवेज रिमेंबर एनी, सम और ए और एन ये कई जगह पर एक जैसे सेंस देते हैं। जहां पर कोई जगह पहली बार यूज हुई हो और वह अनजान हो, जिसके बारे में आप पहले से नहीं जानते, तो जनरल सेंस में आप वहां पर ए लगा देते हैं, सम और एनी लगाने की जरूरत नहीं होती। ये डिटर्मिनर कहलाते हैं। इनकी एक अलग आपको लेक्चर है, वीडियो है, उसमें आप इसको समझ पाएंगे। तो यहाँ पर है देयर वाज अ सेज इन अ किंगडम, तो इनका मतलब है कि किसी जगह पर। तो यहाँ पर देयर हमने लिखा, ये सेंटेंस ऐसे भी बन सकता था, देयर लिव्ड अ सेज इन अ किंगडम। तो देयर के बाद वर्ब भी आ सकती है। और जब आपको ट्रांसलेशन आए तो आप थे वाले को लिव्ड में बना सकते हैं, रहते थे वाले को वॉज में भी बना सकते हैं। दोनों का मीनिंग एक ही होगा, यहाँ कोई इनके मीनिंग में डिफरेंस नहीं है। तो ये दोनों ही ट्रांसलेशन आपके लिए बिल्कुल सही हैं और आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि बिल्कुल आपको वर्ड फॉर वर्ड जैसे जैसे वर्ड्स दे रखे हैं आपको वैसे ही ट्रांसलेशन बनानी हो। अब यहाँ पर जो आपने लिव्ड लिखा, तो लिव्ड में तो कोई टेंस पता नहीं चल रहा, लेकिन देयर एक ऐसा सब्जेक्ट है लिंकिंग वर्ब की स्थिति में कि ये अपने बाद में आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेता है। जबकि आमतौर से जैसे कि आप कहते हैं कि मैं एक टीचर हूं, तो आप कहेंगे आई एम अ टीचर, ही इज अ टीचर, यानी दे आर टीचर्स। तो जो आर आया ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया, लेकिन यहाँ पर देयर के अकॉर्डिंग ये वाज नहीं आया, बल्कि ये असेज के अकॉर्डिंग आया। अगर ये सेजेस होते तो ये वर आता। तो देयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो वर्ब के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लाता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देयर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं हुई, तो इंपॉर्टेंस ना होने वाले इंसान या वस्तु को ही तो डमी कहते हैं। डमी क्या होता है? डमी कोई एक्ट नहीं करता, सिर्फ दिखाने के लिए होता है। आपने बहुत सारे शोरूम पर स्टैचू देखे होंगे, वो डमी होते हैं। बहुत सारे सेलफोन्स देखे होंगे जो ऑपरेट नहीं हो सकते, केवल एक मॉडल होते हैं, वो डमी होते हैं। तो इस तरह से देयर का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए इसको हमने देयर से यूज किया, इसको डमी सब्जेक्ट बोला। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। हमारे पास यहाँ पर 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। देखने में दोनों सेंटेंसेस एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप जो कोटेशन मार्क्स देख रहे हैं या कॉमा इनवर्टेड कॉमास क्लोज के अंदर 2 पार्ट्स देख रहे हैं। इस पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब और इस पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच वाला पोर्शन जो है अलग सेपरेट नहीं किया गया है, एक साथ लिखा गया है। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये आपकी डायरेक्ट स्पीच है और ये आपका जो है इनडायरेक्ट स्पीच है। तो इसमें अब हमें ट्रांसलेशन करने में आप देखेंगे कि जो हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखे थे वो भी हमारे लिए बहुत यूजफुल साबित होते हैं। जब हम किसी के मुंह से निकले हुए वही सेम वर्ड्स लिखना चाहते हैं तो हमें कॉमास लगाने होते हैं, और जब हम किसी के मुंह से निकले हुए वर्ड्स को अपनी तरह से रिपोर्ट बनाकर पेश करते हैं तो हम उसको इनडायरेक्ट कहते हैं। तो ये रिपोर्ट भी हुई और इनडायरेक्ट भी हुआ। तो रिपोर्ट का सीधा सा मतलब है कि हम किसी और की बातों को अपने लफ्जों में, अपने वर्ड्स में बोल रहे हैं। तो ऐसा करने पर क्या क्या चेंजेस आते हैं? आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पर्सन चेंज और टेंस चेंज करने की जो वीडियोस हैं उनको अच्छे से देखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर इन्वर्टेड कॉमास दिया हुआ है तो आप एज इट इज ट्रांसलेशन कर देंगे, जैसा यहाँ पर लिखा है, The wolf said to the lamb। अब यहाँ पर आपने कॉमास लगाने हैं और बिल्कुल जैसा ट्रांसलेशन सामने आपके आ रहा है उसी तरह का आप ट्रांसलेशन लिखेंगे। Why are you spoiling water?
व्हाई आर यू स्पॉइलिंग वाटर। आपने एज इट इज लिखा, इधर का ट्रांसलेशन टेस्ट में था, इधर का ट्रांसलेशन जिस तरह का था वैसे ही लिखा, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉमास कहीं नहीं है। अब कॉमास ना होने का मतलब हुआ कि इसको अब हम ट्रांसलेशन जो करेंगे वो इनडायरेक्ट के स्टाइल में करेंगे। तो यहाँ पर सेड टू को जब आप कॉमास खोलते हैं तो आस्क करते हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन है, तो आप लिखेंगे द वुल्फ आस्क्ड। अब यहाँ वर्ड है कहा, पूछा नहीं है, लेकिन हमें सेंस बता रहा है कि सेड टू को या सेड टू को या सेड को हमें यहाँ आस्क में बदलना होगा। आस्क द लैम। क्यों? जब हम कॉमास हटा देते हैं तो वाई को हम लिखते हैं दैट के प्लेस पर, और वाई को दैट के प्लेस पर हमने लिखने के बाद कॉमास के अंदर हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और सब्जेक्ट बाद में आता है। कॉमास खुलने पर यू पहले आएगा और आर का पास्ट वर्ब हो जाएगा, क्योंकि बाहर पास्ट है, और ये यू सेकंड पर्सन है, तो लैम के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने ही कर देना होगा और वर्ब की जगह पर फिर वॉज हो जाएगा। तो ये चेंजेस आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले पार्ट से सीखने पड़ेंगे। तो इस रूल को हमने एक पॉइंट अभी आपको बताया था, इसको कहते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। तो यहाँ पर आपका रूल आ गया कि आपने सीक्वेंस ऑफ टेंसेस को यूज किया है, इसलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट और जो नाउन क्लोज है उसको आप अलग ना जोड़ें, वो आपके ट्रांसलेशन का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो आपने लिखा व्हाई ही वाज स्पॉइलिंग वाटर। इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं, इस वीडियो को अच्छे से स्टडी करने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस जरूर लिखिएगा, और आपको क्या और अच्छे से समझना है कमेंट सेक्शन में वो भी आप डालिएगा, और इन दोनों में अंतर करना अच्छे से सीखिएगा। तो बेसिकली अगर कॉमास है तो एज इट इज आप ट्रांसलेशन कर देंगे, लेकिन अगर कॉमास नहीं है तो आपको पर्सन भी बदलना पड़ेगा, आपको टेंस भी सीक्वेंस में डालना पड़ेगा। अगर आपकी जो प्रिंसिपल क्लोज है पास्ट में है तो आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज पास्ट में जाएगी। इस तरह से आपने ट्रांसलेशन करना होगा। ये सिलसिला जारी रहेगा। पार्ट 5 में आप इस ट्रांसलेशन के अगले पार्ट को देखेंगे। तो इन सारे सीरीज को देखने के लिए अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन के थ्रू जुड़े रहिए। आपका ट्रांसलेशन करना और ग्रामर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान होगा। मिलते हैं जल्दी। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।